हम किसी रिस्ट वॉच की या फिर किसी वॉल क्लॉक की बात करें बच्चों, अगर सपोज कीजिए कि मैं उसके सेकंड वाले हैंड को देख रहा हूँ, आपको पता है 3 तरह के हैंड्स होते हैं उसमें, एक होता है आवर हैंड, एक होता है मिनट हैंड और एक होता है बच्चों सेकंड वाला हैंड। अब अगर मैं सेकंड वाला हैंड यानी कि जो सेकंड वाली सुई है, अगर मैं उसकी पोजीशन को लोकेट करना चाहूँ, मुझसे कोई पूछे कि साहब इसके सेकंड वाला जो हैंड है, जो सेकंड वाली सुई है वो कहाँ पर है, तो जितनी देर में मैं उसे उसकी पोजीशन बताऊंगा उतनी देर में उसकी पोजीशन नेचुरली बच्चों चेंज हो चुकी होगी। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूँ किसी एरोप्लेन की, मान लीजिए, और एरोप्लेन जो है बच्चों वो काफ़ी तेज़ स्पीड से चल रहा है, और अगर मुझसे कोई पूछे कि उसकी पोजीशन बताइए, तो मैं जितनी देर में उसकी पोजीशन बताने जाऊंगा उतनी देर में उसकी पोजीशन नेचुरली बच्चों चेंज हो चुकी होगी, सिर्फ बोलने मात्र के दौरान ही उसकी पोजीशन चेंज हो चुकी होगी। तो ऐसा ही कुछ बच्चों हाइजेनबर्ग ने कहा। एक जर्मन फिजिस्ट हाइजेनबर्ग जो है, उन्होंने अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल दिया बच्चों, अनिश्चितता का सिद्धांत दिया, और ये बड़ा काम का सिद्धांत था बच्चों, क्योंकि इसके बाद में आपको इस चैप्टर में जो कुछ पढ़ना है वो लगभग इसी पर बेस्ड होगा बच्चों, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर। वो ये बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो बच्चों, उसकी पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक साथ कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। हम कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसकी पोजीशन में और उसके मोमेंटम में मेजरमेंट में कुछ ना कुछ गलती जरूर करेंगे। सपोज कीजिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी है बच्चों वो है डेल्टा एस की, और मोमेंटम मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी है बच्चों वो है डेल्टा पी की। यहाँ पर डेल्टा एस का अमूमन हम लोग जो डेल्टा वर्ड यूज़ किया करते हैं बच्चों फिजिक्स या केमिस्ट्री में या इवन मैथमेटिक्स में भी, वो जनरली यूज़ किया जाता है बच्चों चेंज के लिए, डिफरेंस के लिए। पर यहाँ पर जो डेल्टा एस है बच्चों, दैट इज uncertainty in measurement of a position, uncertainty in measurement of position। हम किसी भी इक्विपमेंट से बच्चों या मैनुअली उसकी पोजीशन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी इज मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, उसकी स्थिति मापन में अनिश्चितता है बच्चों। और इसी तरीके से जो डेल्टा पी है बच्चों, दैट इज द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम। ये जो है बच्चों दैट इज अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम। आपने ये लिखा बच्चों किसमें, अनसर्टेनिटी किसमें, पोजीशन में। अनसर्टेनिटी मतलब जितनी हमसे गलती हुई है, जितनी हमसे त्रुटि हुई है, जितनी हमसे एरर हुई है बच्चों, वो ये है। और मोमेंटम मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी आई है बच्चों वो डेल्टा पी के। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है बच्चों दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h ओवर 4 पाई। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा बच्चों वो h अपॉन 4 पाई के बराबर या फिर उससे ज्यादा होगा। h जो है बच्चों वो प्लैंक कॉन्स्टेंट है, और 4 पाए तो भैया 4 पाए है। ठीक है, तो ये जो नियम है बच्चों, ये जो प्रिंसिपल है वो ये कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाए। दोनों की अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट जो होगा बच्चों h अपॉन 4 पाए के बराबर या उससे ज्यादा होगा। हद से हद वो मिनिमम से मिनिमम भी होगा बच्चों, तो h अपॉन 4 पाए के निश्चित रूप से बराबर होगा। तो ये बच्चों उसका एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है कि हम अगर किसी ऑब्जेक्ट के बारे में या हम किसी भी वस्तु के का भविष्य, चूंकि उसका वर्तमान नहीं जानते इसलिए हम उसका भविष्य नहीं बता सकते। वी कैन नॉट टेल द फ्यूचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट सिंस वी डू नॉट नो इट्स प्रेजेंट। हमें उसका चूंकि वर्तमान नहीं पता बच्चों, इसलिए हम उसका भविष्य नहीं बता सकते। ये एक उसका आसान सा स्टेटमेंट हो सकता है। अदरवाइज दोनों की अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट जो है बच्चों वो कुछ ऐसा है। इसे हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग बच्चों दो कोई ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं। सपोज कीजिए मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूं बच्चों इलेक्ट्रॉन, या एक ऐसा ऑब्जेक्ट लेता हूं बच्चों जिसका मास समवट 10 टू द पावर -31 kg है। यदि बच्चों मैं कोई ऑब्जेक्ट लेता हूं जिसका मास कितना है 10 टू द पावर -31 kg। अब एक बात समझिएगा बच्चों, जो डेल्टा पी होगा वो क्या होगा, एज सच मोमेंटम होता है बच्चों मास इनटू वेलोसिटी। तो डेल्टा पी जो होगा बच्चों दैट वुड बी इक्वल्स टू मास इनटू चेंज ऑफ वेलोसिटी। भाई मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम में चेंज होगा बच्चों मास इनटू चेंज ऑफ वेलोसिटी।
ये तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे। अब बच्चों उस बेसिस पर हम यहाँ पर अगर देखें तो ये डेल्टा एस है और मास कितना बच्चों, मास आपने लिया है कितना 10⁻⁻31 kg एंड दिस इज डेल्टा वी। अभी इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आप निकालें बच्चों तो एच की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ये 4 है बच्चों, ये पाई है 3.142। एक टेंटेटिव वैल्यूज हमने लिए बच्चों यहाँ पर। तो मैं क्या पाता हूँ जरा देखें हम लोग यहाँ पर 10⁻31 से -34 जाएगा तो -3 बचेगा और इससे कुल मिलाकर ये 2 बचेगा। तो डेल्टा एस इंटू डेल्टा वी जो आएगा बच्चों, दिस इज द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन व्हाइल दिस इज द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। ये जो आएगा बच्चों ये आएगा 10⁻³ मतलब कहने का बच्चों डेल्टा v इंटू डेल्टा एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻4। भाई इसे 1/2 से डिवाइड कर दोगे तो वो 0.5 हो जाएगा, जिसे मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता हूं। सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी एंड पोजीशन। अब बच्चों मैंने ये तो एक ऐसा बॉडी ली थी जिसका मास था 10⁻⁻31 kg। अब अगर सपोज कीजिए मैं ऐसा ना लेते हुए कोई बॉडी ऐसी लूँ बच्चों जिसका मास है 1 माइक्रोग्राम, सपोज कर लीजिए 1 माइक्रोग्राम, काफ़ी छोटा मास होता है 1 माइक्रोग्राम भी अपने आप में। तो उससे बेसिस में बच्चों उसका मास मतलब कितना हो गया, 1 माइक्रोग्राम मतलब 10⁻⁻6 ग्राम। भाई माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 होता है, यू मस्ट बी नोइंग। अभी इसे मैं अगर केजी में चेंज करूंगा बच्चों तो 1000 से डिवाइड करूंगा एंड आफ्टरवर्ड्स आई विल गेट 10⁻⁹ kg। भाई मैंने बॉडी का मास लिया 1 माइक्रोग्राम, उसे ग्राम में चेंज किया, उससे बच्चों मैं किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देता हूं। अब उस बेसिस पर क्या होगा बच्चों, ये हमारे पास में एक पिक्चर आ गई। अब मैंने अगर यहाँ पर रखूं बच्चों वही बात, डेल्टा एस मास की वैल्यू 10⁻⁹ और डेल्टा वी जो है बच्चों ये रहा। भाई आपने चेंज इन मोमेंटम या फिर यूँ बोला जाए कि अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम को बच्चों मास इनटू चेंज ऑफ वेलोसिटी लिख दिया एंड दिस is the product बच्चों which you find is 6.6 into 10⁻⁻34 upon 4 pi 3.142 होता है, ये लिख देते हैं। ये लीजिए साहब। अभी क्या होगा बच्चों, फिर वही घिसी पिटी सी बात, इससे कैंसिल होके ये लगभग 2 बार जाएगा और बच्चों यहाँ से डेल्टा एस इंटू डेल्टा वी जो आएगा बच्चों वो कितना आएगा, दैट यू विल फाइंड इज इक्वल टू 10⁻⁹ से जाएगा बच्चों, देन दिस विल बिकम 10⁻⁻25 अपॉन 2। होप और मैंने कैलकुलेशन सही करा भाई, 10⁻⁻9 से 10⁻⁻25 बार ही जाएगा। अब बिल्कुल ठीक बात है। तो बच्चों ये क्या है, डेल्टा एस इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻26। अब यहाँ पर देखिए एक्चुअली क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर इन दोनों की अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट इतना कम आ रहा है, इतना कम आ रहा है कि हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। वी कैन इग्नोर दैट। भाई 5 इंटू 10⁻⁻26 क्या, 10⁻⁻26 इज सच अ स्मॉल क्वांटिटी, इतनी छोटी क्वांटिटी कि हम उसे इग्नोर कर सकते हैं। इसीलिए अगर मान लीजिए सपोज कीजिए ये पेन मूव कर रहा है या ये डस्टर मूव कर रहा है तो हम उसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे नहीं, क्योंकि साहब हाँ ठीक है, इतना इन दोनों की अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट इतना कम आ रहा है कि उसे बड़ी सरलता से सहजता से कैलकुलेट किया जा सकता है। उनके अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट काफ़ी कम है। लेकिन अगर मैं वही किसी माइक्रोस्कोपिक बॉडी के बारे में बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट अ वेरी स्मॉल बॉडी लाइक एन एटम, लाइक एन इलेक्ट्रॉन, लाइक अ प्रोटॉन, किसी भी सब एटॉमिक यूनिट के बारे में बात करूं, सब एटॉमिक मतलब दोज विच आर यूज्ड टू मेक एन एटम। भाई इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, मेसॉन्स हो, म्यूऑन्स हो, तमाम तरह के जो पार्टिकल्स हैं बच्चों। इफ आई एम टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट अ टाइनी ऑब्जेक्ट, वेरी टाइनी ऑब्जेक्ट बच्चों, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट के देखो तो फिर अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट इतना है बच्चों जो हम मेजर करने लायक है। 10⁻⁴ इज ऑफ कोर्स अ स्मॉल क्वांटिटी बट नॉट दैट मच स्मॉल दैट इट कैन नॉट बी मेजर्ड एट ऑल। इतनी छोटी नहीं है कि उसे मेजर नहीं किया जा सके, पर यहाँ तो बच्चों इतनी छोटी है कि हम बहुत अच्छा भी अगर कोई डिवाइस इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, कितनी भी मैनुअली हम कितने भी करेक्ट हो बच्चों, कहीं ना कहीं इस
इससे तो ज़्यादा अनसर्टेनिटी, मतलब इतनी कम अनसर्टेनिटी है कि उसे इग्नोर किया जा सकता है। पर यहाँ पर ये अनसर्टेनिटी ऐसी है बच्चों जो इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट करके बता सकता है। तो बच्चों इसीलिए क्या होता है कि बेसिकली हम लोग किसी बड़ी बॉडी के बारे में बात करें तो वहाँ हम इसको इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन अगर किसी छोटी बॉडी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में बात करें बच्चों तो वहाँ हमें ज़रूर इसे इग्नोर करना पड़ता, वहाँ हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। छोटी बॉडी में हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ वेरी गुड क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट। तो ये बच्चों जो है जनरली अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल छोटी बॉडीज के लिए लगाया जाता है। बड़ी बॉडीज में अनसर्टेनिटी इतनी कम होगी आप उसे नगण्य, अंडर एस्टिमेट, नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो ये बच्चों है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और इस प्रिंसिपल के कारण ही बच्चों एक्चुअली आप लोगों ने इससे पहले जो भी डुअल नेचर ऑफ मैटर या फिर यूं बोला जाए कि इलेक्ट्रॉन की हमने जो मैटर वेव का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा बच्चों, वो कॉन्सेप्ट और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इन दोनों के कारण ही बच्चों बोर के एटॉमिक मॉडल को इग्नोर किया गया। बोर एटॉमिक मॉडल के सच कई सारी लिमिटेशंस है, देयर इज नॉट अ सिंगल लिमिटेशन। ज़ीमैन इफेक्ट आपने देखा है बच्चों, स्टार्क इफेक्ट देखा है आपने देखा है कि सबसे खास जो लिमिटेशन थी बोर्स एटॉमिक मॉडल की बच्चों वो ये थी कि इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दो स्पीशीज विच कंटेन ओनली वन इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन हो, हीलियम के लिए नहीं लगता, हीलियम प्लस के लिए लगता है, लिथियम के लिए नहीं लगता, लिथियम 2 प्लस के लगता है। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। इसी तरह से हमने ज़ीमैन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट के बारे में भी हम लोगों ने बात करी बच्चों। तो जो बोर्स एटॉमिक मॉडल था बच्चों उसको रिफ्यूज करने का एक कारण ये भी था, आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और द concept of matter wave, or you can say de Broglie wave, the Bohr model has been rejected down. Bohr model को रिजेक्ट कर दिया गया because in Bohr's atomic model nowhere electron was considered as a wave. कहीं पर भी बच्चों इलेक्ट्रॉन को वेव के जैसे नहीं माना गया था, लेकिन इन दो कॉन्सेप्ट्स ने बताया है कि नहीं साहब इलेक्ट्रॉन एक वेव है। एक्चुअली अगर कोई देखिए बड़ी बॉडी है, अगर कोई बड़ी बॉडी चल रही है तो उसकी जो वेव होगी बच्चों, उसकी जो वेवलेंथ होगी वो मेजर करने लायक नहीं होगी, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ सिंगल एक स्ट्रेट लाइन। उसकी ट्रैजेक्टरी को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। किसके लिए? आई एम टॉकिंग अबाउट अ जाइंट बॉडी, बड़ी बॉडी। ये लीजिए मैंने तो फिर भी यहाँ पर आप देखिए, मैंने तो यहाँ पर फिर भी जो बॉडी ली है बच्चों उसका मास माइक्रोग्राम में लिया है। अब अगर मैं इस पेन के मास के बारे में बात करूंगा तो ये माइक्रोग्राम में नहीं है भाई, 10 ग्राम भी है, तो वो 10 ग्राम भी इसके कंपैरिजन में 10 टू द पावर 10 टाइम्स हैवी है, तो 10 टू द पावर 7 टाइम्स हैवी है एटलीस्ट। तो उस केस में तो ये और भी कम हो जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा मास होगा बच्चों, ये जितना ज़्यादा मास होगा आप उतना से डिवाइड करेंगे तो आउटकम और भी छोटा आएगा, तो मैंने यहाँ पर 10 माइक्रोग्राम लिया था, 1 माइक्रोग्राम लिया था। अगर मान लीजिए मैं इसको 100 ग्राम कर दूं, 1 किलोग्राम कर दूं, सपोज कीजिए ये 50 ग्राम का, ये 100 ग्राम का, अगर मैं ये कर दूंगा बच्चों तो माशाल्लाह ये तो और भी कम हो जाना। तो अगर कोई बड़ी बॉडी चल रही है बच्चों तो उसकी ट्रैजेक्टरी आइडेंटिफाई की जा सकती है। लेकिन बच्चों यदि मैं कोई छोटी बॉडी के बारे में बात करता हूं, मैं अगर किसी छोटी बॉडी के बारे में बात करता हूं, जैसा कि शायद आप ये देख पा रहे होंगे, लेट अस कंसीडर दिस टू बी एन इलेक्ट्रॉन। अब ये जब चलेगा बच्चों तो इसकी जो ट्रैजेक्टरी होगी दैट वुड बी लाइक अ वेव, वो एक वेव की तरह होगी बच्चों, एक तरंग की तरह होगी, और इसकी ट्रैजेक्टरी को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। जबकि बोर्स एटॉमिक मॉडल बताता है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन डेफिनेट पाथ। बोर का परमाणु मॉडल बोलता है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अराउंड डेफिनेट पाथ में घूम रहे हैं, जबकि हम देखते हैं कि नहीं साहब, अगर माइक्रोस्कोपिक बॉडीज हैं, अगर बहुत छोटी बॉडीज हैं तो फिर उस केस में ये वेव की तरह ही चलेगा, और इसीलिए उसको ट्रैजेक्टरी को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। जब आप बहुत कम मास लेते हैं बच्चों तो इस तरह की जो बॉडीज होती हैं इन्हें हम बोला करते हैं माइक्रोस्कोपिक बॉडीज, अति सूक्ष्म वस्तुएं। किंतु परंतु यदि आपने कोई बड़ी बॉडी ली बच्चों, ऐसी बॉडी ली जिसका मास थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उस केस में बच्चों दैट वुड बी नोन एज मैक्रोस्कोपिक बॉडी। उसे आप क्या बोलेंगे बच्चों? मैक्रोस्कोपिक। तो ये मैक्रोस्कोपिक बॉडी है बच्चों जिसके बारे में कैलकुलेशन करने में इतनी कम अनसर्टेनिटी आएगी कि वो इग्नोर की जा सकती है, लेकिन इस केस में बच्चों इग्नोर कतई नहीं की जा सकती, बिकॉज दिस इज द थिंग बच्चों जो हम पहचान सकते हैं। इस बात को बच्चों हम लोग एक और तरीके से समझ सकते हैं। किस तरीके से समझ सकते हैं बताता हूं। बड़ी बॉडी की ट्रैजेक्टरी को आइडेंटिफाई करना रिलेटिवली इजी है, छोटी बॉडी की ट्रैजेक्टरी को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। देखिए एक्चुअली अगर कोई बॉडी आपको दिखाई दे रही है तो उसका मतलब क्या है? सपोज यू आर एबल टू व्यू दिस पेन, व्हाई? बिकॉज जब इस पर लाइट आकर पड़ी बच्चों, सन से लाइट आई, व्हाइट लाइट इससे टकराई और आपकी आंखों तक गई,
कोई भी बॉडी अगर हमको दिखाई दे रही है बच्चों, तो उसके पीछे रीजन ये होता है कि उस बॉडी से लाइट हम तक आती है। भाई मैं, अगर आप इस डस्टर को, इस पेन को देख पा रहे हैं, सपोज अगर आप इस बोर्ड को देख पा रहे हैं, तो इस बोर्ड को क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि जब व्हाइट लाइट इस पर आ रही है, इस बोर्ड पे रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों तक पहुंच रही है, तो हम इसे देख पा रहे हैं। अगर इस पर लाइट नहीं पड़ती, ऑब्वियसली अगर ये अंधेरे में रखा होता, तो वी शैल नॉट बी एबल टू व्यू दिस, हम इसे देख कैसे पाते? असंभव घटना हो जाती बच्चों। लेकिन चूंकि लाइट इस पर टकराई, आपकी आंखों तक आई, आपने बोला मुझे दिखाई दे रहा है, ये डस्टर आपको दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि व्हाइट लाइट इस पर आई, आप तक रिफ्लेक्ट हुई। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देता है बच्चों, तो वो हमको उससे लाइट रेस टकरा कर हम तक आती है, इसलिए हमको दिखाई देता है। और एक सिंपल सा नियम आपको मैं बताता हूं बच्चों, कि अगर छोटा ऑब्जेक्ट है तो को देखने के लिए जो लाइट की वेवलेंथ है बच्चों, वो भी छोटी होना चाहिए। और अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है बच्चों, तो उसको देखने के लिए लाइट की वेवलेंथ बच्चों ज़्यादा होना चाहिए। आई रिपीट, अगर कोई बॉडी बच्चों छोटी है तो उसको देखने के लिए वेवलेंथ भी कम चाहिए, और अगर कोई बड़ी बॉडी है बच्चों, तो उसको देखने के लिए वेवलेंथ ज़्यादा चाहिए। जैसे मान लीजिए ये डस्टर, तो ये डस्टर इज़ अ बिग साइज, तो इसको देखने के लिए बड़ी वेवलेंथ चाहिए। वेवलेंथ का मतलब तो आप समझते हैं बच्चों, एक वेव की लेंथ को हम बोला करते हैं क्या? वेवलेंथ। ये लीजिए साहब, तो छोटी बॉडी को देखने के लिए छोटी वेवलेंथ, बड़ी बॉडी को देखने के लिए बड़ी वेवलेंथ। अब क्या हुआ बच्चों, अभी मुझे अगर इसे देखना है तो इसको देखने के लिए मुझे छोटी वेवलेंथ चाहिए, और इसको देखने के लिए मुझे बड़ी वेवलेंथ चाहिए। ये आप समझ चुके। अब एक बात आप और जानते हैं बच्चों, हम लोग जानते हैं एनर्जी किसी भी वेव की जो होती है वो hc/λ होती है, दैट इज गिवन बाय hc/λ। एंड नेचुरली फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी कैन से दैट एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू λ। ये सारी कहानी तो बच्चों आप लोगों ने बोर एटॉमिक मॉडल में भी देखी है। तो E जो है बच्चों, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू λ ज्यादा एनर्जी कम, लेमडा कम एनर्जी ज्यादा। अब यहाँ छोटी बॉडी थी, माइक्रोस्कोपिक थी, तो इसको देखने के लिए आप स्मॉल वेवलेंथ का यूज करेंगे, और ये बड़ी बॉडी है बच्चों, इसको देखने के लिए आप लार्ज वेवलेंथ का यूज करेंगे। और स्मॉल वेवलेंथ का मतलब क्या होगा बच्चों? एनर्जी ज़्यादा, बिकॉज वी नो दैट एनर्जी जो होगी बच्चों वो लार्ज होगी। क्यों? वो आपके सामने स्पष्ट लिखा हुआ है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ कम है बच्चों तो एनर्जी ज़्यादा होगी। तो भैया यहाँ एनर्जी ज़्यादा होगी। तो अब मान लीजिए अगर देखना है तो लाइट इस पर इंसिडेंट करेंगे, और जब लाइट इस पर इंसिडेंट करेंगे बच्चों, तो जब इस पर लाइट जाकर टकराई, तो कम वेवलेंथ की लाइट टकराई, मतलब ज़्यादा एनर्जी की लाइट टकराई। अब ज़्यादा एनर्जी की लाइट टकराएगी बच्चों, तो जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पहले ऐसे जा रहा था, अब वो ऐसे ना जाते हुए इससे टक्कर के कारण बच्चों वो ऐसे भी जा सकता है। It will be deviated from its trajectory, it will be deviated from its path, because अभी सी बात है ना बच्चों, ये जा रहा है और इस पर अगर आकर कुछ एनर्जी वाली चीज़ टकराएगी तो ये जैसे जा रहा था वैसे नहीं जा पाएगा। भाई आप चल रहे हैं और सपोज आपको किसी ने धक्का दिया, तो आप क्या करेंगे? आपका रास्ता चेंज हो जाएगा। तो ठीक वही बात हुई बच्चों, जब आप क्या करने गए, आपने सोचा कि चलिए मैं उसको मेज़र करने जाता हूँ। अब जब मैं उसको मेज़र करने के लिए जाता हूँ बच्चों, तो मैं क्या पाता हूँ? मैं ये पाता हूँ कि जैसे ही लाइट इससे टकराई, इस बेचारे की ट्रैजेक्टरी ऐसी थी वो चेंज हो गई। जबकि अगर बड़ी बॉडी पर लाइट आएगी बच्चों तो ज़्यादा वेवलेंथ आएगी। अब ज़्यादा वेवलेंथ आने के कारण एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो वो इसको डेविएट नहीं कर पाएगी। अव्वल तो ये पहले से ही बड़ी है, पहले से ही ताकतवर है, हैवी है, तो इसको डेविएट करना आपके लिए वैसे ही मुश्किल है। बड़ी बॉडी को डेविएट करना मुश्किल है। मैं जाकर अगर मान लीजिए कोई साइकिल वाला है उसको धक्का दूंगा तो वो हिल जाएगा, लेकिन अगर मैं ट्रेन को जाकर धक्का दूंगा बच्चों तो फिर मैं हिलूंगा, वो तो नहीं हिलेगी। तो स्वाभाविक बिल्कुल वैसी ही बात। तो अब अगर बच्चों पहली बात तो इसको डेविएट करना आसान था, और सेकेंड इस पर ज़्यादा एनर्जी आपने डाल दी, तो ज़्यादा एनर्जी डाल दी तो अब उसका पाथ जैसा है वैसा नहीं मिल पाएगा, चेंज हो गया। देखिए जैसा कि जबकि इसमें अगर जाकर लाइट अगर इससे जाकर टकराई, लाइट अगर इससे जाकर टकराती तो इसका क्या बिगाड़ेगी? पहले ही एक तो भारी भरकम, और उसके बाद में दूसरी जो लाइट इस पर जाकर टकराई है वो कम वेवलेंथ की लाइट टकराई है, और ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट टकराई है, तो वो तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस कारण भी हम बोल सकते हैं बच्चों की मैक्रोस्कोपिक बॉडी में जो कैलकुलेशंस है वो प्रैक्टिकल लिमिट से इतने कम होते हैं कि हम उनको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो होते हैं बच्चों, दे फॉल अंडर दी प्रैक्टिकल लिमिट एंड दे कैन बी मेजर्ड, उनको मेजर किया जा सकता है बच्चों।
तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं बच्चों जो हम यहाँ पर समझ सकते हैं मेरे ख्याल से। और ये जो है बच्चों, इस पर हम लोग एक चलिए काम करते हैं, एक आसान सा सम कर लेते हैं। पहले इस पर एक आसान सा सम कर लेते हैं जिससे हमको और थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो जाएगी बच्चों। तो ये जो भी साहब आपके सामने लिखा है, ये माइक्रोस्कोपिक बॉडी, ये मैक्रोस्कोपिक बॉडी। माइक्रोस्कोपिक बॉडी में इतना आंसर आता है कि उसे मेजर किया जा सके, मैक्रोस्कोपिक में इतना आंसर आता है कि उसे मेजर नहीं किया जा पा सके। इसी पर बेस्ड बच्चों में एक क्वेश्चन आपको बोलता हूं। चलिए, अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। बॉडी ऑफ मास 10 to the power minus 27 kg, a body of mass 10 to the power minus 27 kg is moving with some velocity and the uncertainty in measurement of its position is 1 angstrom. अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ इट्स पोजीशन इज 1 angstrom। उसकी पोजीशन मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी कितनी बच्चों? 1 angstrom की। डिटरमाइन अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। क्या करना है बच्चों आपको? एक बॉडी है जिसका मास कितना है? 10 की पावर माइनस 27 kg है। उसकी पोजीशन मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी इतनी बच्चों। आपको क्या करना है? आपको उसकी वेलोसिटी मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी बतानी है। वीडियो को बच्चों पॉज करके फटाफट कर दीजिए। अभी देखिए, अभी हम देखें बच्चों यहाँ पर तो डेल्टा एस बराबर तो दे रखा आपको 1 angstrom। angstrom को मीटर में कन्वर्ट करेंगे बच्चों तो कुछ ऐसा आएगा। और रही बात बच्चों डेल्टा पी की, देन दैट इट कैन बी रिटन एज m इंटू डेल्टा वी, बिकॉज m स्टैंड फॉर द मास एंड डेल्टा वी स्टैंड फॉर द चेंज ऑफ वेलोसिटी। और यू से अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, एंड हियर द मास ऑफ the body is 10 to the power minus 27 kg and this is delta V, which gives us the uncertainty in measurement of velocity which has to be found actually. Now you people see this is 10 to the power minus 10, ये आ गई बच्चों पोजीशन मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी। और मोमेंटम में कितनी आ गई बच्चों? 10 की पावर माइनस 27। डेल्टा V is greater than or equal to h over 4 pi, where h is equals to 6.6 into 10 to the power minus 34. This is 4, this is pi. तो ये बच्चों कुछ ऐसा आएगा। अभी यहाँ से आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये इससे लगभग 2 गुना जाएगा, मैं नॉट एग्जैक्टली बट अप्रोक्सीमेशन से बच्चों। तो ये आपके पास में कितना आएगा? अच्छा, ये -10 और -27 विल बिकम -37 और -37 से -34 चला जाएगा बच्चों। तो 10 की पावर -3 इंटू डेल्टा वी और ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना बच्चों? 1/2। इस तरीके से बच्चों जो डेल्टा वी आएगा दैट वुड बी इक्वल्स टू 1/2। 1/2 मतलब कितना हो जाएगा बच्चों? दैट वुड बी इक्वल्स टू 0.5 इंटू 10 टू द पावर +3। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा हमने क्या करा बच्चों। ये देखिए -37 है, -37 -34 से जाएगा बच्चों, -3 बचेगा डेल्टा वी, और ये 1/2 आया बच्चों जो कि 0.5 हो जाएगा। और 10 की पावर -3 से डिवाइड करोगे जो न्यूमरेटर में जाके +3 हो जाएगा। सो दिस इज द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी which is equals to बच्चों 500 मीटर पर सेकेंड और मोर। ये जो डेल्टा वी आएगा बच्चों उसकी वैल्यू 500 मीटर पर सेकेंड के बराबर या उससे ज़्यादा आएगी, मतलब मिनिमम से मिनिमम इतनी आएगी। और जनरली हम लोग मिनिमम वाला केस कर लिया करते हैं। आप तो देखेंगे बच्चों अधिकांश बुक्स में आपको जो अनसर्टेनिटी इस तरह के जब क्वेश्चन मिलेंगे तो हमने क्या बोला? ग्रेटर देन और इक्वल टू। भाई वो जो प्रोडक्ट आ रहा है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाए, पर अधिकांशतः बुक्स में बच्चों आप ये ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं पाएंगे, आप इक्वल पाएंगे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कभी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो ऑफ कोर्स ये है। बट एज फार एज न्यूमेरिकल्स आर कंसर्न बच्चों जनरली वो ये नहीं लेते, वो बोल देते हैं कि साहब ये इक्वल है, इक्वल है। तो जब इक्वल कर देंगे बच्चों, ये लीजिए इक्वल कर देंगे तो मिनिमम से मिनिमम जो अनसर्टेनिटी आएगी बच्चों, न्यूनतम से न्यूनतम जो अनिश्चितता आएगी बच्चों, वो 500 मीटर पर सेकेंड आ रही है, either 500 or bit more than that। तो ये बच्चों अनसर्टेनिटी आ चुकी काहे में? मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, स्पीड मेजरमेंट में, वेग मापन में अनिश्चितता आ गई बच्चों। 0.5 इंटू 10 की पावर 3। भाई मैं फिर से समझा रहा हूँ, ये 2 टाइम्स कैंसिल हुआ है, ये -34 से -3 टाइम्स, -3 को डिवाइड करोगे ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये बच्चों एक सिंपल सी बात थी। अच्छा, मैंने क्या बोला आपसे कि हम लोग मैथमेटिकल स्टेटमेंट तो इसका ये है कि भैया इसकी वैल्यू h/4 पाई के बराबर या उससे अधिक होती है। बट अगर मैं
न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो बच्चों हम लोग इसको इसके इक्वल लिया करते हैं, एक बात। और ये तो हमने h/4 लिखा है। आप अधिकांशतः जो पाएंगे बच्चों, जब हम प्रैक्टिकली, जब ये एक्सपेरिमेंटली जब हम ये काम करते हैं तो ये h/4 नहीं, ये h/2 से भी ज़्यादा मिलता है। ऑफकोर्स h/4 से बड़ा है h/2। वहाँ आपने 4 से डिवाइड किया, यहाँ पर 2 से डिवाइड किया। नेचुरल सी बात है बच्चों, कम से डिवाइड करेंगे तो आउटकम ज़्यादा आएगा। तो एक्चुअली हमने लिखा जरूर है कि ये ऐसा रहता है, पर प्रायोगिक रूप से ये पाया गया है बच्चों कि इन दोनों की अनसर्टेनिटी का जो प्रोडक्ट है वो h/2 से भी बड़ा होता है, नॉट 4 तो और छोटा था, बल्कि इससे भी बड़ा होता है। और बल्कि कुछ एक केसेस में तो आप पाएंगे इन दोनों का जो प्रोडक्ट है बच्चों वो h/2 तो छोड़िए साहब, h से भी बड़ा होता है, और भी बड़ा। मतलब जो भी, क्योंकि जितनी छोटी बॉडी होगी बच्चों वो अनसर्टेनिटी उतनी ज़्यादा बताएगी। मैंने आपसे जैसे थोड़ी देर पहले भी कहा। तो बच्चों सच तो हम लोग लिखते जरूर ऑफ कोर्स ये है, लेकिन मैंने जो बताया आपको कि एक्सपेरिमेंटली इट हैज़ बीन फाउंड कि h/2 से बड़ा होता है। और अगर मैं और ज़्यादा डिटेल में चला जाऊँ बच्चों तो फिर तो मैं देखूंगा वो h से भी बड़ा होगा। अच्छा, यहाँ एक बात और मैं आपको लगे हाथों बताता हूँ बच्चों। हम लोग जनरली प्लैंक कांस्टेंट h लिखा करते हैं। बहुत से ऑथर्स या बहुत सी कंट्रीज में, या आप जब हायर लेवल पर फिजिक्स पढ़ेंगे बच्चों तो h का यूज़ कम होता है, प्लैंक कांस्टेंट का यूज़ कम होता है। वो लोग बच्चों h का यूज़ करते हैं। h को क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। ये देखिएगा, ये h है बच्चों, ये लीजिए, इसको ऐसा क्रॉस कर दिया, और ये जो है बच्चों दिस इज इक्वल टू h/2। ये h/2 तो आपको कुछ कुछ जगह पर ऐसा h क्रॉस भी मिलेगा बच्चों। तो ये क्या होगा, डेल्टा s इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या था बच्चों, h/4। इसे मैं 1/2 इंटू h/2 भी लिखता हूँ। तो मेरे ख्याल से nobody should have any kind of objection because 4 can be splitted into 2 into 2. Now you see बच्चों, this is delta s, this is delta p is greater than or equal to 1/2 into h bar। ये आपके पास में क्या आएगा बच्चों, h बार आएगा, बिकॉज h/2 किसके बराबर था, h बार के। तो इस तरीके से बच्चों इन दोनों की अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट, इन दोनों की अनिश्चितताओं का जो गुणनफल होगा बच्चों वो 1/2 h बार के बराबर या फिर उससे ज्यादा होगा। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा बच्चों वो h/2 या उससे ज्यादा होगा। निश्चित रूप है ना भाई को, बिल्कुल बिल्कुल सर्टेनली कह सकते हैं हम लोग बच्चों, क्योंकि h/2 को आपने h क्रॉस कर दिया है। एनीवेज, तो ये आपके पास में बच्चों ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो अगर कभी आपको कहीं ऐसा लिखा हुआ मिलता है, डोंट गेट कंफ्यूज, h क्रॉस और h इज समथिंग h/2। ये बच्चों हम लोग फिजिक्स में आगे चल के और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो हम लोगों ने जो है जस्ट इसका एक बेसिक सा नॉलेज ले लिया है। अदरवाइज आप लोगों को इसके बारे में काफ़ी कुछ बच्चों फिजिक्स में पढ़ने को मिलेगा। और जैसा मैंने बिल्कुल पहले से आपसे कहा था बच्चों, चैप्टर के बिगिनिंग में कहा था मैंने आपसे कि ये जो चैप्टर है ये केमिस्ट्री का कम फिजिक्स का ज़्यादा है। ये फिजिक्स का ज़्यादा बच्चों, क्योंकि इसमें जो भी आप कुछ पढ़ रहे हैं वो ऑलमोस्ट सब कुछ फिजिक्स में आपको डील करने को मिलता है, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स में बच्चों। ये तो एक बात है बच्चों। लगे हाथों में आपको छोटी सी बात और बताता हूँ बच्चों, ये जो पोजीशन और मोमेंटम है, इन दोनों की यूनिट्स का प्रोडक्ट अगर आप करेंगे बच्चों तो इन दोनों की यूनिट्स का जो प्रोडक्ट आएगा बच्चों वो आएगा जूल सेकेंड। इन दोनों की यूनिट्स का प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, जूल सेकंड। इसीलिए ऐसी कोई भी दो क्वांटिटीज बच्चों, ऐसी कोई भी दो क्वांटिटीज जिनकी यूनिट्स का प्रोडक्ट बच्चों जूल सेकंड हो, उन क्वांटिटीज को बच्चों हम लोग कैनोनिकली कॉन्जुगेट क्वांटिटीज कहते हैं बच्चों। इन्हें हम क्या कहा करते हैं, दीज क्वांटिटीज आर नोन एज बच्चों कैनोनिकली कॉन्जुगेट क्वांटिटीज। व्हाट इज मीन बाय कैनोनिकली कॉन्जुगेट क्वांटिटीज बच्चों, दोज फिजिकल क्वांटिटीज प्रोडक्ट ऑफ हुज यूनिट्स इज जूल सेकंड। ऐसी कोई भी दो क्वांटिटीज बच्चों जिनकी यूनिट्स का प्रोडक्ट, जिनकी इकाइयों का गुणनफल बच्चों जूल सेकंड होता है। जैसे अगर आप इन दोनों की यूनिट्स का प्रोडक्ट निकालेंगे बच्चों तो वो जूल सेकंड आएगा। ऐसी यही क्वांटिटीज नहीं है, और भी आपको मिलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर बिल्कुल सिंपल सी बात बच्चों, एनर्जी और टाइम, एनर्जी और टाइम इन दोनों की यूनिट्स का प्रोडक्ट कीजिए। इफ यू मल्टीप्लाई दिस टुगेदर, अगर आप बच्चों एनर्जी और टाइम की यूनिट्स का प्रोडक्ट करोगे तो वो क्या आएगा, जूल सेकंड। भाई एनर्जी की यूनिट जूल होती है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है, तो इन दोनों यूनिट्स का प्रोडक्ट बच्चों जूल सेकंड होगा। तो ये भी बच्चों कैनोनिकली कॉन्जुगेट क्वांटिटीज होंगी।
और भी पढ़ेंगे। अभी आप ये पोजीशन और मोमेंटम पढ़ रहे हैं, ऐसे ही आप एंगुलर पोजीशन और एंगुलर मोमेंटम भी ले सकते हैं बच्चों। एंगुलर मोमेंटम आप लोग फिजिक्स में रोटेशनल मोशन में पढ़ा करते हैं, एंगुलर पोजीशन भी आप सर्कुलर मोशन में पढ़ा करते हैं। संभवतः एंगुलर पोजीशन के बारे में आपको जानकारी हो, बट एंगुलर मोमेंटम अभी शायद आप लोगों के लिए अनभिज्ञ हो, बट वो भी आप आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये काफी डिटेल में पढ़ा जाता है, जैसा मैंने आपसे कहा बच्चों। और ये जो नियम है बच्चों, इसके दो और मैं आपको निष्कर्ष बताता हूं। ये नियम आपको दो बातों में और मदद करता है। कौन सी? देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इनसाइड न्यूक्लियस। नाभिक के भीतर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, आप जानते हैं बच्चों। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, और कैसे घूमते हैं, क्यों घूमते हैं, ये माशाअल्लाह आप बोर्स एटॉमिक मॉडल में देख चुके हैं बच्चों। तो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, इस बात की पुष्टि भी बच्चों ये नियम ही करता है। दिस लॉ वेरीफाइज कि देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। कैसे, मैं आपको बता ही देता हूं। चलिए, मैं उसके लिए बच्चों ये समझो था, ये मिटाने जा रहा हूं। देखिए भाई, न्यूक्लियस के अराउंड आप लोग जानते हैं बच्चों, जो न्यूक्लियस होता है उसका जो साइज होता है वो 10 की पावर -15 -14 की ऑर्डर का होता है। द साइज ऑफ न्यूक्लियस, आप जानते हैं नाभिक की जो त्रिज्या है बच्चों, हम लोग देख चुके हैं बिल्कुल बिगिनिंग में कि रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस जो होती है दैट इज ऑफ द ऑर्डर 10 टू द पावर -15। अब बच्चों यदि मैं न्यूक्लियस इसी के भीतर है, न्यूक्लियस अगर इसी के भीतर है, सॉरी इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के इनसाइड है, तो नेचुरल सी बात है बच्चों, उसमें जो अनसर्टेनिटी आएगी वो 10 की पावर -15 या उससे कम आएगी। भाई अगर न्यूक्लियस के अंदर ही इलेक्ट्रॉन है, इफ इट इज प्रेजेंट इनसाइड द पेरिफेरी ऑफ द न्यूक्लियस, तो जो डेल्टा एस होगा बच्चों वो मैक्सिमम से मैक्सिमम भी हो सकता है। तो वो कितना हो सकता है? 10 की पावर -15 या हद से हद 10 की पावर -14 कर लीजिए। अब जरा गौर करिए क्या होता है। डेल्टा एस कितना? 10 की पावर -14। और बच्चों मास, बॉडी का मास कितना? इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg इंटू बच्चों डेल्टा वी। और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको इसके इक्वल भी ले सकते हैं। तो ये ले लीजिए साहब, और ये लीजिए 4, और ये लीजिए बच्चों पाई। नाउ यू सॉल्व दिस, यू विल गेट वही सड़ी सी बात बच्चों, ये लगभग 2 आएगा, और ये -14 और -31, इसको 9.1 को अप्रोक्सीमेटली 10 मान लीजिए, लगभग 10। तो ये 10 इंटू 10 की पावर -31 हो जाएगा -30। भाई दिस इज 10, दिस इज 31, 30 हो गया, तो ये 30 और ये 44 हो गया। तो उस बेसिस पर बच्चों डेल्टा वी जो आएगा दैट वुड बी इक्वल टू 1/2 इंटू 10 टू द पावर 20। अब 44 सही हो जाएगा 10, एक सेकेंड, ये 10 टू द पावर 10 कुछ ऐसा आएगा मेरे ख्याल से। क्यों? -44 हो गया, वो -34 था, -10 बचेगा जो कि न्यूमरेटर में जाकर ऐसा हो गया। तो डेल्टा वी कितना आ गया बच्चों? 5 इंटू 10 की पावर 9। मतलब वेलोसिटी में जो अनसर्टेनिटी आ गई बच्चों वो आ गई 5 इंटू 10 की पावर 9 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी में जो अनसर्टेनिटी आ गई बच्चों वो 5 इंटू 10 की पावर 9 मीटर पर सेकंड आ गई, विच इज अ वेरी बिग क्वांटिटी। आप बच्चों आइंस्टाइन की रिलेटिविटी की थ्योरी के बारे में शायद थोड़ा बहुत जानते होंगे और सुना जरूर होगा कि आइंस्टाइन की रिलेटिविटी की थ्योरी, आइंस्टाइन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी दी है। उसका स्टेटमेंट भी आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा कि रिलेटिविटी को ही अगर आपको इमेजिन करना या महसूस करना है तो आप ऐसे महसूस कर सकते हैं कि यदि आप एक सुंदर सी कन्या के साथ आधे घंटे बैठे रहें, आपको लगता है अभी 1 ही मिनट तो हुआ है, लेकिन अगर आपको किसी गर्म तवे पर आधे मिनट के लिए भी बिठा दिया जाए तो आपको लगेगा 1 घंटा हो गया। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी बच्चों, सापेक्षिकता का, आपेक्षिकता का सिद्धांत जिसे हिंदी में पुकारा जाता है बच्चों। तो यहां अगर अनसर्टेनिटी देखें बच्चों वेलोसिटी में, तो आप देखिए वो इतनी आई है, और वो एक्चुअली रिलेटिविटी की थ्योरी है। वो ये बोलती है कि बच्चों दुनिया में कोई ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं हो सकता जिसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से ज्यादा हो। लाइट की वेलोसिटी यू मस्ट बी नोइंग इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। नो ऑब्जेक्ट कैन मूव with a velocity even larger than that of velocity of light। कोई भी वस्तु का वेग इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो आप बोल रहे हो साहब वेलोसिटी इससे ज्यादा नहीं हो सकती, तो अगर वेलोसिटी इससे ज्यादा नहीं हो सकती तो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी तो और भी कम होना चाहिए। माशाल्लाह अनसर्टेनिटी आप देखिए उससे भी ज्यादा आ रही है, विच इज नॉट प्रैक्टिकली फिजिबल। आई रिपीट,
no object can have the velocity even larger than this particular velocity, and we people are saying that velocity में जो uncertainty वो इससे भी ज्यादा है। ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई, अनसर्टेनिटी तो कम आना चाहिए ना, तो ये तो और उल्टा ज्यादा आ रही है। इसीलिए बच्चों देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, नाभिक के भीतर बच्चों कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इस बात की पुष्टि हाइजेनबर्ग अंकल करते हैं बच्चों, कहते हैं किस प्रकार से, आपको समझ में आया होगा। और एक और बात है बच्चों की ये नियम जो है एक और बात बताता है कि आपको एक बात पता है बच्चों, जब ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। अब बच्चों अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता हूं तो वो अंदर से बाहर जाता है, आप जानते हैं। व्हेन एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू एन इलेक्ट्रॉन देन इट मूव्स आउटसाइड। टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन एनर्जी हैज टू बी गिवन, व्हाइल इफ इट जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू इनर ऑर्बिट बच्चों इट रिलीजेस एनर्जी, आपको पता है। तो अब जब मैं इसे एनर्जी दूंगा बच्चों ये बाहर जाएगा, और बाहर जब ये जाता है बच्चों, जैसे मान लीजिए यहाँ से एनर्जी थी तो वो यहाँ तक गया या यहाँ तक गया, तो वो बाहर बच्चों केवल 10⁻⁻8 सेकेंड के लिए रुकेगा। इट विल स्टे ओवर देयर ओनली फॉर 10⁻⁸ सेकेंड, सिर्फ और सिर्फ बच्चों 10⁻⁸ सेकेंड, जिससे बच्चों मैं दूसरी भाषा में 10 × 10⁻⁹ सेकेंड भी कहता हूं। और 10⁻⁹ का मतलब होता है बच्चों नैनो, जैसे 10⁻⁻6 का मतलब होता है माइक्रो, वैसे ही 10⁻⁹ का मतलब होता है बच्चों नैनो। नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में शायद आप में से कुछ लोग इंटरेस्ट रखते हो। टेक्नोलॉजीज बच्चों कभी भी एक जैसे नहीं रहनी, वो लगातार चेंज होती जानी है। और एक जमाना था जब कहा जाता था बच्चों बड़ा है तो बेहतर है, अब कहा जाता है छोटा है तो बेटर है, बिकॉज छोटा होगा तो उतना कम खर्चा लगेगा, उतना ज़्यादा उसको आसानी से रखा जा सकेगा। तो टेक्नोलॉजी कुछ इसी पर बेस्ड है बच्चों। तो अभी तो मैं चलिए यहाँ पर वापस आता हूँ बच्चों। जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन अंदर से बाहर जाता है, 10⁻⁸ सेकेंड यानी कि 10 नैनो सेकेंड के लिए रुकता है। और जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके बाहर गया था, अंदर आते टाइम बच्चों उतनी ही एनर्जी रिलीज कर देता है। और वो बाहर जो रुकता है ना बच्चों, वो इतने समय के लिए या इतने समय के रुकता है, इस बात की पुष्टि बच्चों हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत ही करता है। इट इज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल व्हिच प्रूव्स दैट व्हेन इलेक्ट्रॉन is provided with some energy then it is excited to high energy level where it stays only for this time or this time, which is also proved by बच्चों Heisenberg's uncertainty principle।